गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने हरियाणा के एग्जाम्स क्योंकि अब आने वाले हैं तो अच्छे ढंग से जम के पढ़ते चलना, ताकि आप लोगों को हरियाणा जीके में मार्क्स अगर पेपर नॉर्मल बनता है तो लेने में दिक्कत ना आए। ठीक है, हमारे हाथ में क्या है, पढ़ना। बाकी पेपर सेटिंग कैसी होगी ये किसी को नहीं पता, ना किसी टीचर को ना किसी स्टूडेंट को, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। फिर भी एक जिम्मेदारी बनती है नैतिक की, जितना हो सके मैक्सिमम उतना पढ़ के जाएं, इसीलिए हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा की राजनीतिक प्रशासनिक संरचना मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी, बहुत ज़्यादा हद तक ये पूरा हो गया था। ये धनिकलाल मंडल और सत्यदेव नारायण आर्य, सीएम का टेबल भी हमारा कंप्लीट था। हमने जाना था, हमारे जो यंगेस्ट सीएम बने थे वो बंसीलाल जी बने थे 41 ईयर्स में, और हमने देखा था कि हमारे जो सीएम थे सबसे लंबे कार्यकाल वाले वो भी बंसीलाल जी थे। लेकिन एचएसएससी ने एक आधी बार जब एग्जाम में पूछा तो उन्होंने भजन लाल को प्रेफरेंस दी है। कायदे से देखें सही आंसर तो बंसीलाल आना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जाके पढ़ लीजिए इंडिया के लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले सीएम की लिस्ट में हमेशा बंसीलाल जी का नाम आता है, भजन लाल जी का नाम नहीं आता। फिर हमने देख लिया कि हमारे राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रपति शासन से पहले सीएम कौन था, बाद में सीएम कौन था, ऐसे कितने सीएम हैं जो पहले आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, आपके जो राज्य के राज्यपाल रहे हैं वो टाइम से पहले अगर हट गए हैं या एक्सपायर हो गए हैं तो आपके राज्य में किसने राज्यपाल के पद पे काम किया, ऐसे चीफ जस्टिस भी आपने पढ़ लिए। सब बेसिक सी बातें हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि पढ़े लिखे हर हरियाणा के आदमी को जो पेपर में बैठेगा आती होंगी, ये हम पढ़ चुके सारा। ये मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील सब पढ़ लिया। लोकायुक्त, पुलिस कमिश्नरी रेंज, जीपीएफ बताया था, फिर पुलिस रेंज बताई थी, 4 तो हैं ही, और फरीदाबाद और अपने नीचे जो ये मेवात वाली पट्टी है और ये गुड़गांव वाली पट्टी है, इनको इकट्ठे करके फरीदाबाद और गुड़गांव में, क्योंकि पुलिस कमिश्नरी है, कमिश्नरेट कहलाते हैं ये, इसलिए रेंज में नहीं आते, इसलिए साउथ के चारों को मिलाकर दक्षिणी रेंज कहा जाता है। हमने पुलिस को अलग ढंग से पढ़ा था, हमने प्रशासन को अलग ढंग से पढ़ लिया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद न्यायिक में हाई कोर्ट हमने पढ़ा था, हाई कोर्ट की हिस्ट्री हमने देखी थी, कैसे 1915 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर 1919 में आपका लाहौर हाई कोर्ट बना, जहाँ पे पहले इंडियन जज जो बने वो आपके सर शादीलाल जी थे, जो रेवाड़ी को बिलोंग करते थे, पहले भारतीय हैं वो जिनको कि लाहौर हाई कोर्ट में जज बनने का मौका मिला। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वो कोई आम परिवार से नहीं थे, बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करते थे, इसीलिए अंग्रेज़ों ने उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी। वरना अंग्रेज़ कहीं इतने भले नहीं थे कि हमारे एक आम आदमी को इतनी ऊपर तक पहुँचाते, वो उस लायक थे इसलिए वो वहाँ तक पहुँच पाए। फिर हमने ये सब पढ़ लिया था कि कैसे हमारा हाई कोर्ट जो है शिमला में आया आज़ादी के बाद, फिर शिमला से आपके चंडीगढ़ में जो आज जहाँ बिल्डिंग है यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर कैसे कैसे करके हमने देखा आज़ादी के टाइम पे हमारा चीफ जस्टिस कौन था, फिर जब हरियाणा बना तब कौन था, 26 जनवरी 1950 को कौन था, किसने सबसे लंबा कार्यकाल देखा, किसने सबसे कम दिन का कार्यकाल, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कैसे कैसे न्यायालय काम करते हैं। फिर हरियाणा में हमने देखा था पर्यावरण न्यायालय हैं, आबादी ज़्यादा थी, लोग तीर्थ स्थल पे ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग थे, ये पर्यावरण की गड़बड़ थी तो फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में पर्यावरण। ठीक है, फिर हमने देखो सारे ये रामलाल पढ़ा था, सुधीर रंजन दास, जब आपका सच्चर फॉर्मूला आया तब दास आपके यहाँ थे, फिर एरिक वेस्टन था जब आप ये गणतंत्र कहलाए 26 जनवरी को, अमरनाथ भंडारी सबसे लंबा कार्यकाल था इनका 52 से 59 तक के बीच में। इसी दौर में फिर कई सारी बड़ी घटनाएं आपने पढ़ी थी जो कि आपके यहाँ चेंज भी हुआ था बिल्डिंग 55 में। फिर ये खोसला, फलशॉप, मेहर सिंह इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम में हरियाणा अस्तित्व में आया। फिर इसके बाद रणजीत सिंह नरूला है जो आपके राज्यपाल भी बने क्योंकि राज्यपाल एक्सपायर हो गए थे। फिर संधवालिया जी हैं, ये भी आपके राज्यपाल बने। ठीक है, इसके बाद सबसे कम देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह सबसे छोटा कार्यकाल, अमरनाथ भंडारी सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था लास्ट में, अब जो चल रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं, 2 ऐसे आदमी जो सुप्रीम कोर्ट तक गए तो टीएस ठाकुर थे, तीरथ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई जी, और अभी जो बैठे हैं आपके वो है न्यायमूर्ति रविशंकर झा। और रविशंकर झा जी कब तक रहेंगे, जब तक 62 के नहीं होते या इनका ट्रांसफर नहीं होता। 2 ही कारण होते हैं ना हटने के, या तो ट्रांसफर कर दिया जाए आपका वहाँ से, या फिर आप 62 साल के हो जाएं तो आपको हाई कोर्ट छोड़ना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से नहीं जाते, ठीक ठाक काम करते हैं तो 62 के होके रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के बारे में शायद बातचीत नहीं हुई। ग्राम सभा का हल्का सा एक मैंने आपको आइडिया दिया था, लेकिन ये पूरा हाँ थोड़ा बहुत बताया था कि एमपी एमएलए होते हैं जहाँ वो जिला परिषद होती है, ब्लॉक समिति में
MLAs आते हैं। ग्राम पंचायत में कोई MLA MP नहीं आता, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं उस गांव के सारे लोग जिनकी एज 18 प्लस हो जाती है। फिर ग्राम सभा की साल में 2 बैठकें होती हैं गाँव में, फिर वो डिसीजंस लेते हैं, उनके ऊपर काम करती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में सरपंच प्लस 5 अन्य जो मेंबर होते हैं, तो कहीं 6 हो सकते हैं, कहीं ये डिपेंड करता है, जनसंख्या ज़्यादा है तो 12-12 भी बना रखे हैं। तो ये कल हमने पढ़ा था, लेकिन इसको किताब से हमने नहीं पढ़ा था, है ना। ठीक है, पंचायती राज के बारे में आज बातचीत कर लेते हैं। चलिए, ये टॉपिक रह गया था पंचायत वाला, बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। स्थानीय स्वशासन, ये देखो, ये पढ़ाया था रविशंकर झा 2019 से लगातार। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में स्थानीय स्वशासन के नाम पर, पहले थोड़ा सा समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आपके स्थानीय स्वशासन का जब भी जिक्र आएगा तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या? स्थानीय स्वशासन में सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, आपके संविधान का आर्टिकल 40 है जो पंचायती राज की बात करता है। पंचायती राज कि भैया पंचायत का गठन करना चाहिए, और ये कहाँ लिखा है? आपके संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में, यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपने आयरलैंड से लिए ना 36 से 51 आर्टिकल्स, तो वहाँ पे आपका लिखा है कि पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। पंचायत का टॉपिक राज्य सूची का विषय है कि वो इसके ऊपर कब काम कराएंगे, कैसे काम कराएंगे, और इसीलिए इसके इलेक्शन भी देश की चुनाव या इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं कराता, बल्कि राज्य में एक स्पेशल स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है जो अपने राज्य के पंचायत के इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 याद रखना। हमारे देश में सबसे पहले पंचायती राज की अगर बात करें तो राजस्थान में नागौर जिले में महात्मा गांधी जी का बर्थडे था 2 अक्टूबर 1959। ये इंडिया में पहला पंचायती राज शुरू हुआ था, और इस पंचायती राज को देखते देखते ये फैलता चला गया। महाराष्ट्र, इसके बाद ये आंध्र प्रदेश गया, फिर ये कर्नाटक, फिर तो लगातार एक लंबी लिस्ट है। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको उतना दिल से अपनाया नहीं, क्योंकि ये हमारे संविधान में सिर्फ एक विचार भर मान लिया गांधी जी का। गांधी जी ने कभी राम राज्य की कल्पना की थी, उससे जोड़ के कह दिया कि ठीक है, गांधी चाहते थे कि हर एक आदमी तक ताकत पहुंचे और डिवीजन हो पावर का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण, बंटवारा, कि PM से CM, CM से फिर सबसे नीचे गांव तक शक्ति बट गई पंचायत के तौर पर। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या आप कह लीजिए शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसका बेस, इसका मूल है। और गांधी के राम राज्य की कल्पना आर्टिकल 40 में नीति निर्देशक तत्वों में आपके आयरलैंड से लिए गए जो कॉन्सेप्ट है भाग 4 में, इसमें डाल दिया। लेकिन इतना भर करके लोग रुक गए कि ठीक है यार, हो गया बस, और कितने, और क्या ज़रूरत है। जब ये फील किया गया कि इस पे काम करना उतना इंटरेस्ट लोगों ने नहीं लिया, और जो 3 स्तर की पंचायती राज की, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की थी, इसको अनदेखा टाइप कर दिया कि ठीक है भैया, जितनों ने कर लिया ठीक है, वरना बाकी छोड़ दो। तो इसीलिए फिर आपके संविधान में एक चेंज करना पड़ा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज करना पड़ा, और ये चेंज था 73वां संविधान संशोधन। और इसी से जुड़ा फिर शहरी स्वशासन से जुड़ा आएगा 74वां संविधान संशोधन। इस 73वें संविधान संशोधन से 1992 दिसंबर की घटना है ये, आपके संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है मेरी क्लासेस में, जो अब स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आपको ये बहुत आसान दिखेगा, अदरवाइज टफ लगेगा। तो 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में, जिसमें पंचायती राज में आने वाले 29 विषयों की भी चर्चा की गई कि भाई 29 टॉपिक्स पे गांव की पंचायत काम कर सकती है। अब ये जरूरी नहीं कि हर राज्य 29 विषय दे, ये राज्य सूची का विषय है, कहीं 15 हैं, कहीं 18 हैं, कहीं 20 हैं, हाँ 29 से ऊपर विषय नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992, जाके 93 में काम हुआ था फिर इन पे। इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसको 18 विषय दे दिए गए, यानी शहरों में जो टॉपिक 18 हैं, गांव में वो टॉपिक 29 हैं। तो गांव के विषय ज्यादा हैं, शहरी स्वशासन में विषय कम है, पावर कम, मतलब फील्ड कम है जिनमें वो पावर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पंचायती राज को कानूनन एक प्रावधान करके, अमेंडमेंट करके और पूरे देश में लागू कराने का एक बीड़ा उठा लिया भारत सरकार ने, तभी तो ये अमेंडमेंट किया गया। और इसी के कारण आपके पूरे देश में, लगभग पूरे देश में पंचायती राज को एक तरह से कानूनी कार्यवाही के तहत हर
हर किसी को मानना पड़ा। तो आपके यहाँ पंचायती राज में 3 स्तर बनाए गए थे जो कि बलवंत राय मेहता ने कहे थे कि बना दो। सबसे नीचे थी ग्राम पंचायत, एक गांव में गांव के जो सभा के लोग होते हैं, ग्राम सभा के, वो अपनी मर्जी से अपने गांव के कम से कम 21 साल की उम्र का आदमी होना चाहिए जिसको कि पंचायत का मेंबर या पंच बना देते हैं। हरियाणा से पहले राजस्थान ने कहा कि भाई हमारे यहाँ अगर सरपंच या पंच बनना है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हम सेकंड नंबर पर आते हैं जिसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात की। और 2015 में आपने भी, शायद कल मैंने बताया भी था, आदमी किसी भी जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, किसी भी उसका, तो उसके लिए 10वीं पास होना। SC है अगर आदमी तो 8वीं पास, औरत है जनरल कैटेगरी की तो 8वीं, और औरत है SC कैटेगरी की तो 5वीं पास होना। यानी शैक्षणिक योग्यता कंपलसरी कर दी हरियाणा सरकार ने। हमसे पहले किसने की थी? राजस्थान ने। सबसे पहले पंचायती राज भी राजस्थान में ही आया था 1959 में। हाँ, रिकमेंडेशन किसकी है? जिस आदमी का नाम है ये अपना त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। ठीक है। अब इस ग्राम पंचायत से ऊपर जब कई सारे गांव एक जैसे एक ब्लॉक डिवाइडेड होता है ना, जैसे आपके यहाँ ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो उस ब्लॉक की बात करें तो उस ब्लॉक की बैठक होती है। फिर उसमें सारे ग्राम पंचायत के जो मेन आदमी होते हैं वो पहुंचते हैं, प्रत्यक्ष चुने हुए लोग भी इसमें होते हैं, यहाँ के MLA भी इसके मेंबर बनते हैं, ब्लॉक समिति इसको बोल देते हैं, आंचलिक परिषद इसको बोल देते हैं, कई नाम हैं इसके। ठीक है। इसके ऊपर जाते हैं जब तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? जिला। और ये जिला परिषद की बैठक होती है, इसमें जिला पार्षद आते हैं और ये बड़े लेवल पे फिर इसके कामकाज को देखते हैं। और यहाँ पे MP MLA सब लोग आके और फिर देखते हैं भाई हमारे इलाके में क्या कुछ चल रहा है। तो आपके यहाँ हरियाणा में पंच बनने की एज सबसे कम है 21 साल, अदरवाइज CM और MLA बनने की 25 साल एज होती है, राज्यपाल बनने की 35 साल एज होती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है पंचायत के बारे में। ठीक है। आपके यहाँ एक आता है DD मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। ठीक है। एक होता है BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। पंचायत ऑफिसर हैं ये जिनका काम है ब्लॉक का डेवलपमेंट करना, यानी ब्लॉक का विकास करना, और एक डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करना, यानी जिले के स्तर पे काम करता है DDPO और ब्लॉक के स्तर पे काम करता है BDPO। ये अधिकारी वर्ग के आदमी हैं। चलो थोड़ा सा किताबी भाषा से पढ़ते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। पंचायती राज को ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, इसका मेन मुद्दा है। देखें, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल लेवल की गवर्नमेंट 1992 में, मैंने आपको बताया 1992 दिसंबर में हुआ था, इसलिए जाके 93 में लागू हुआ 1992। लेकिन आपने 93 में लागू नहीं किया, हरियाणा ने, क्योंकि राज्य सूची का विषय है। 94 में जाके अपने यहाँ पंचायती राज को हमने लागू किया, जो ये कानूनन अमेंडमेंट के थ्रू। हरियाणा में पंचायती राज पहले भी था, लेकिन पहले ये कानूनन ऐसा कंपलसरी नहीं था। आपके यहाँ जो अधिनियम बना, जो एक्ट बना, वो जैसे जिसको कहेंगे पंचायती राज अधिनियम कब हुआ, तो आप कहेंगे 1994 में लगा हमारे यहाँ। ठीक है। तो 1992 में संसद द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल उसको एक स्टेटस दे दिया। कौन से अमेंडमेंट से? 73वें के लिए 73वां और शहरी स्वशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके तहत क्रमशः क्या किया? पंचायती राज इससे और नगर पालिकाओं का इससे संवैधानिक दर्जा। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं इसको, भैया कॉन्स्टिट्यूशनल इसको रिकमेंड किया था संसद ने कि ऐसी बॉडीज बनाओ जहां की आम आदमी की हिस्सेदारी हो गांव के लेवल पर। ठीक है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें आ जाएगा। राज्य में, राज्य तो सारी सरकारें देखती हैं जिसको, राज्य में संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1954। अब देखो इसमें गलती करते हैं बहुत लोग। हरियाणा पंचायती राज आते ही वो उनको कोई मतलब नहीं है, आधे लोगों को वो देखेंगे पंचायत 1992, भाग के टिक करेंगे। पंचायत 1992 बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आगे लिख दिया हरियाणा तो फिर वो तुमसे चाहते हैं अपने राज्य वाले का आंसर, तो आपको टिक करना है 1994, क्योंकि ये आपके राज्य सूची का विषय था। पंचायती राज के टॉपिक पे केंद्र सरकार काम नहीं करेगी, उसके ऊपर काम करेगी आपकी अपनी राज्य सरकार। तो 1992 में केंद्र ने एक दिशा निर्देश जारी कर दिया अमेंडमेंट करके कि भैया पंचायती राज इस तरह से काम करना चाहिए ताकि आम आदमी की गांव तक अपनी पकड़ हो सरकार के ऊपर, क्योंकि पंचायत भी सरकार का एक रूप है। तब उसके ऊपर फिर हमारी सरकार ने पर्सनली अपने लेवल पे काम किया और हमने 2 साल बाद काम किया। हमने कब काम किया? 1994 में, जबकि देश में अमेंडमेंट कब हो गया? 1992 में। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में 92वां
टिक कर आना, ये आएगा क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका, और इसको लगभग लोग 1992 करते हैं क्योंकि वो बचपन से 93, 73, 74, 73, 74 अमेंडमेंट, 92, 92 ऐसे रटते आए हैं। जब हरियाणा पूछ रहे हैं तो आपको आंसर अलग करना है, 94, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ। तो देश में तो 93 में आ गया था, 22 अप्रैल 93, 92 में उनका अधिनियम आया, लेकिन आपका प्रभावी हुआ है 1994 में, इसलिए आपसे आपका पूछेंगे। हरियाणा में त्रिस्तरीय, 3 स्तर, गांव, ब्लॉक, जिला, पंचायती राज व्यवस्था के अंग है। और ये त्रिस्तरीय किसने बताए थे, किसने कहा था बना लो, बलवंत राय मेहता। एक और मेहता नाम का आदमी आया था, मेहता सरनेम वाला, उसका नाम था अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति ने इस त्रिस्तरीय को घटा के द्विस्तरीय का सुझाव दिया था, और उसने कहा था ये जो बीच वाली है ना आपकी मंडल व्यवस्था, ब्लॉक व्यवस्था, इसको हटा दो। लेकिन फिर उसकी बात नहीं मानी गई क्योंकि जिस सरकार के टाइम पे आया वो सरकार ही नहीं चली, वो सरकार ही 1980 में हट गई। तो आज भी आपके देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज को ही फॉलो किया जाता है, जो बलवंत राय मेहता की देन है। तो सबसे पहले देखें, सबसे नीचे के स्तर पे क्या होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, क्या ये एक ही है? नहीं, ग्राम पंचायत ग्राम सभा का अंग है। ग्राम सभा में गांव के सारे लोग आते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे लड़की है चाहे लड़का, उनमें से सेलेक्ट करते हैं वो खुद अपने में से 5 या जितनी जरूरत है उतने आदमी जो कि कम से कम 21 साल के होने चाहिए। तो ग्राम सभा 18 में बन जाती है, इसका मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस लेते होंगे ना वो, कैसे काम करते हैं कैसे नहीं, फिर 21 में जाके वो ग्राम पंचायत के लिए उठते हैं। तो ग्राम सभा का प्रमुख कौन होता है? पूरे गांव की सभा का प्रमुख सरपंच, जो कि आपके ग्राम पंचायत का भी प्रमुख है, जो ग्राम सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, तो ग्राम सभा का हेड, पूरे गांव की सभा का हेड भी सरपंच है, उसको कौन चुनती है? ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर 18+, लेकिन सरपंच बनने की एज कम से कम 21 साल। पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से 6 से 12 पंचों का भी निर्वाचन होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके राज्य की, आपके गांव की आबादी कितनी है। अगर आपका गांव बहुत बड़ा है तो 5 सरपंच समेत काम नहीं चलेगा, फिर आपको 10, 9, 11, 12 जितनी जरूरत है उतने बनाने पड़ेंगे। राज्य के गुड़गांव या गुरुग्राम में सर्वाधिक ग्राम सभाएं हैं। सबसे ज्यादा ग्राम सभाएं कहाँ हैं? आपके गुरुग्राम में सर्वाधिक ग्राम सभाएं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा होती है सारे गांव के लोग जिसमें इंक्लूड होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। सबसे ज्यादा कहाँ है? आपके यहाँ गुरुग्राम में। ठीक है, अब आती है इससे ऊपर पंचायत समिति, जो पूरे एक ब्लॉक के गांव के उसमें हेड के रूप में काम करती है। इसी को ब्लॉक समिति कहते हैं, यही पंचायत समिति है। ब्लॉक समिति बदल के पंचायत समिति लिख देंगे। आधे सोचेंगे पंचायत समिति गांव वाली, नहीं, पंचायत समिति इज इक्वल टू ब्लॉक समिति, इज इक्वल टू आंचलिक परिषद, कई नाम है इसके। तो पंचायत समिति में एक अध्यक्ष, ये गांव से ऊपर के लेवल पे है, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य और क्षेत्र से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य। यानी आपके एक ब्लॉक में जो समिति काम करती है, ब्लॉक में, गांव में नहीं। गांव में तो थी ग्राम पंचायत, और वो किसने बनाई थी? ग्राम सभा ने। ग्राम सभा में सब थे, ग्राम पंचायत में निर्वाचित लोग थे। अब एक पूरे एरिया के गाँव, एक ब्लॉक के गाँव मिलकर ब्लॉक समिति बनाते हैं, उसी को पंचायत समिति कह देते हो आप। तो ये कंफ्यूज करेंगे आपको पेपर में। ब्लॉक समिति पंचायत समिति एक ही है। इसमें कौन होगा? एक अध्यक्ष, जैसे गांव में एक सरपंच था, एक यहाँ उपाध्यक्ष होगा, भाई ये ना आए तो ये काम कर ले, और निर्वाचित मेंबर्स होंगे, और उस क्षेत्र से जो भी विधानसभा का मेंबर होगा यानी एमएलए भी आएंगे। गांव में कोई एमएलए नहीं आया था, गांव से ऊपर के लेवल पे एमएलए आएंगे, और सबसे ऊपर के लेवल पे एमपी भी आएंगे और एमएलए भी आएंगे। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में कुल 126 पंचायत समितियां हैं। इसका मतलब ये क्या है? पंचायत समितियां, ये ब्लॉक समितियां हैं। ठीक है, ब्लॉक कमेटी कह लो आप इसको, ब्लॉक कमेटी। ये घट बढ़ सकती हैं, ये आंकड़े जरूरी नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। आंकड़े तो हम लास्ट में भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर क्या आती है? जिला परिषद। जिला परिषद मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाली। ठीक है, जिला परिषद में जिले के वार्ड से, अब जिले के जो वार्ड बना रखे हैं इससे प्रत्यक्ष रूप से जो लोग चुने जाते हैं निर्वाचित, जिले के सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष। पंचायत समिति
क्या होती हैं? ब्लॉक समिति। मान लीजिए एक जिले में 10 ब्लॉक हैं, तो उन सभी 10 ब्लॉक में एक एक मुखिया होगा ना, वो जाएगा जिले की बैठक में। जैसे गाँव में हमने देखा सरपंच था, फिर हमने देखा ब्लॉक में अध्यक्ष था, अब जिले में क्या होगा, उस एरिया के जितने ब्लॉक होंगे उन सब के हेड पहुंचेंगे। तो जिले की सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष, पीछे पढ़ के आए थे ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित, वो सब जाएंगे। और जिला क्षेत्र से जो निर्वाचित जनता ने जिसको बनाया है, एमपी और एमएलए। अब देखो लेवल बढ़ गया ना, क्योंकि अब तक सबसे नीचे ना एमएलए गया था ना एमपी, ग्राम पंचायत में। फिर बहुत सारे गांव मिलके एक ब्लॉक में जितने पड़ेंगे वो आए, तो वहां आए एमएलए। अब जो सबसे ऊपर का स्तर है जिला परिषद, तो उसमें एमएलए भी आएंगे और उस इलाके में एमपी जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको जनता ने भेजा है, वो भी आएंगे। तो सबसे ऊंचा स्तर कौन सा हुआ? जिला परिषद। सबसे नीचा स्तर कौन सा हुआ? ग्राम पंचायत। शुरुआत ग्राम पंचायत से होती है, फिर एक पूरे ब्लॉक के जितने ग्राम पंचायत मतलब पंचायतें हैं, उनके ऊपर बनती है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, ब्लॉक समिति। और उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एमएलए सारे उस इलाके के। फिर और ऊपर जाते हैं जिला में, तो जो जो ब्लॉक है, अब एक एक ब्लॉक में एक एक अध्यक्ष था, तो जितने ब्लॉक हैं वो सब जाके बैठते हैं जिला परिषद की बैठक में, वहां पर डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा कि गाँव में कौन काम करता है, ब्लॉक या पंचायत में कौन और जिला में कौन। पंचायती राज व्यवस्था के प्रशासन के लिए राज्य में शीर्ष विकास और पंचायत निदेशालय है, जिसका प्रमुख डायरेक्टर होता है। भाई ये कैसे काम कर रही हैं? तो राज्य में ऐसे विकास और पंचायत के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे काम करता है ना, वो होते हैं। जिला तो डिस्ट्रिक्ट और खंड ब्लॉक स्तर पर क्रमशः जिला विकास और पंचायत अधिकारी, पंचायत ऑफिसर जिसको बोलते हैं, ये डीडीपीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, पी मतलब पंचायत ऑफिसर, खंड विकास पंचायत अधिकारी, खंड होता है ब्लॉक, ये डिस्ट्रिक्ट था, ये ब्लॉक था, तो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, पीओ मतलब पंचायत ऑफिसर। तो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर ब्लॉक की बातें करेगा, ब्लॉक के डेवलपमेंट पे काम करेगा। और डीडी क्या काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे पंचायत ऑफिसर है वो, जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चीजों को देखेगा। ठीक है, पंचायत ऑफिसर ये जो होते हैं ना सरकारी पद हैं, ये दोनों, ये सरकारी नौकरियां। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने साल टिकती हैं? ये 5 साल। अगर ढंग से काम नहीं कर रही तो फिर हट सकती हैं। नई का चुनाव विदिन 6 मंथ्स हो जाएगा, ऐसा नहीं कि खाली पड़े रहेंगे, 6 महीने के अंदर चुनाव। इनका चुनाव देश नहीं कराएगा, क्योंकि पंचायती राज स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, इसलिए हर राज्य ने अपना एक चुनाव आयोग बना दिया जो गाँव के चुनाव कंडक्ट कराएगा। तो क्या कहते हैं, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 5 वर्ष की समान अवधि की व्यवस्था है, सेम आपके सीएम और पीएम जैसी इनके भी 5 साल की। किसी कारणवश यदि संस्था भंग कर दी जाती है, तो भंग किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले ही निकाय के गठन हेतु चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाना आवश्यक है। यानी 6 महीने से ज्यादा के लिए ये खाली नहीं रहेगा कोई भी राज्य, विदिन 6 मंथ सारा काम पूरा। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्या? आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, पंचायत का काम क्या होगा? भाई गांव में सफाई हो, नालियां बने, गांव में सड़कें बने, गांव में बिजली के खंभे हों, गांव में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, गांव में आसपास स्कूल हो, गांव में बच्चों के खेलने के लिए चीजें हों, गांव में पीने के पानी की सुविधा हो। यही तो काम होता है ना। जैसे देश के स्तर पे पीएम देखता है भाई कोई अटैक ना कर दे, देश सेफ रहे, देश में अच्छे रोजगार हो, तो ऐसे गाँव वाले ये सब देखते हैं अपने लेवल पे, लोकल लेवल पे। तो हरियाणा पंचायती राज, अब पंचायती राज अधिनियम तुम्हारा कब आया? 1994 में। देखो पूरे देश का कब आया? 92 में। के अंतर्गत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की, देखो ये सब पढ़ाया तुम्हें, संविधान की 11वीं अनुसूची, अभी भी बताया ना मैंने। एक तो हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम याद करना है 94 में, फिर क्या याद करना है? संविधान की कौन सी अनुसूची? 11वीं। 1900 कब आई? 92 में। कितने विषय हैं गाँव के पास? 29 से संबद्ध अधिकार और काम सौंपे गए हैं। इन विषयों को जरूरी नहीं सारों को देंगे, ये आपके राज्य सरकार की मर्जी। 10 विषय पकड़ाए अपने गांव में, 15 दें, 20 दें, 29 से ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है। 7 सितंबर 2015 को आपके यहाँ जो ये एजुकेशनल की बात करेंगे, पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य आप हो, क्योंकि पहला था राजस्थान 2014 में, उन्होंने 14 में की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी, आपने 15 में। आपकी जनरल कैटेगरी का सरपंच किसी को बनना है तो 10वीं पास होना, अगर वो एससी है तो 8वीं, औरत है तो भी 8वीं, और एससी औरत है तो 5वीं पास होना। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके हरियाणा में। उसके घर में शौचालय होना भी कंपलसरी है, अगर नहीं है तो वो पंचायत के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता।
नगरीय स्वशासन, जैसे आपके गांव संभलते हैं ऐसे ही आपके नगर भी संभलते हैं ना। अब सीएम थोड़ी हर नगर में जाके देखेगा, 154 कस्बे हैं आपके पास, तो हर कस्बे में जाके थोड़ी सीएम देखेगा कि मेरे कस्बे में कौन सी गली खराब है, कहाँ पे सीवर का पानी निकलता है, कहाँ पे नालियाँ साफ नहीं होती। सीएम के पास टाइम नहीं है, इसलिए आपके जिले की जिम्मेदारी जो निभाते हैं वो आपके शहरी स्वशासन है। ठीक है। नगरीय स्वशासन, स्व खुद का शासन प्रणाली 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, अब देखो 73वां और 74वां 1992 के हैं, पर आपके हरियाणा में जो पंचायती राज आया वो 94 में आया। ठीक है। अब ये शहरी की बात कर रहे हैं तो 74वां 1992 संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान में एक नया भाग 9 क, पहले 9 था अब 9 क भी आ गया, जोड़ा गया, जिसे नगर पालिका नाम दिया गया। नगर पालिका यानी जो नगर के लिए काम करेगी वो नगर पालिका कहलाएगी। इस अधिनियम को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, अब देखो तुम्हारा जो खुद का अधिनियम है ना, चाहे वो पंचायत का था चाहे हरियाणा नगर निगम का, वो 94 में है। जो देश का अधिनियम है ना वो 92 का है। तो जैसे ही दिखे हरियाणा नगर निगम अधिनियम 94 के तहत लागू किया गया। नगरों को अनेक वार्डों में बांटकर भाई एक एक शहर के वार्ड बना दिए, ये इस वार्ड इस वार्ड इस वार्ड, फिर वहां से जो चुने जाएंगे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नगरों को अनेक वार्डों में बांटकर नगरीय स्थानीय निकायों का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। आप सबको पता है हर जिले में जो चुने जाते हैं ये मेयर कहलाते हैं, इसके अध्यक्ष। ठीक है। और या चेयरमैन भी कह देते हैं, कहा जाता है। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को 3 भागों में बांट दिया। जैसे गांव के थे ना, वो कौन कौन सी थी, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति या आंचलिक परिषद और सबसे ऊपर जिला। ऐसे इनमें भी है नगर पालिका, पहले नगर पंचायत होती है फिर नगर पालिका है, या नगर इसी का नगर परिषद भी कह देते हैं थोड़े से बड़े लेवल पर, और उससे बड़े लेवल पर नगर निगम। तो सबसे बड़े लेवल पर नगर निगम, नगर पालिका आ गई। इस समिति का गठन ऐसे क्षेत्रों के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या 50,000 से ज्यादा नहीं है। छोटी जनसंख्या है तो वहां नगर पालिका बनाई जाती है, छोटी जनसंख्या। नगर पालिका समिति बनाते हैं, समिति छोटे लेवल पर। फिर नगर पालिका परिषद बनाते हैं, जिसको नगर परिषद भी लिख देते हैं बहुत लोग। नगर पालिका समिति है ना अगर, तो इसका मतलब छोटी जनसंख्या। अगर नगर परिषद कहते हैं तो बड़ी, और नगर निगम कहते हैं तो बहुत बड़ी। तो नगर परिषद कह लो या नगर पालिका परिषद कह लो का गठन ऐसे छोटे शहरों के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या 50,000 से ज्यादा है पर 3 लाख से कम है। तो आप इसको छोड़ो, इसको ये याद रखो, सबसे छोटी है तो नगर पंचायत या नगर पालिका, फिर उससे ऊपर है तो नगर परिषद, और सबसे ऊपर है तो नगर निगम। देखो तीनों के आगे नगर है, देखो नगर, ये परिषद, ये पहली वाली पालिका, नगर पालिका समिति आ जाएगा। नगर पालिका तो तीनों में आएगा, परेशान हो जाओगे, नगर 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 सब में आएगा। तो इसको याद कर लो, या तो ये पालिका या समिति। समिति इंपॉर्टेंट है, समिति छोटे लेवल पर, थोड़ी सी बड़ी होगी तो परिषद कहलाएगी, और बड़ी होगी तो कॉर्पोरेशन या निगम कहलाएगी। ठीक है। अब नगर निगम, ये तो बहुत बड़ी, सबसे बड़ा होता है नगर निगम। जैसे दिल्ली नगर निगम है तो कितनी आबादी है, दिल्ली में नगर पालिका नहीं है, दिल्ली नगर निगम के तहत आती है। अब आपके हरियाणा में भी बहुत सारे नगर निगम बन गए हैं, बड़ी जनसंख्या के बाद बनते हैं। नगर निगम का गठन ऐसे बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए किया जाता है जिनकी आबादी 3 लाख से ज्यादा है। वैसे कायदे में ना आपके जैसे हरियाणा में अगर बात करूं तो जहां कम से कम आबादी 10 लाख है ना, उससे नीचे बनाते नहीं नगर निगम, क्योंकि 3-3 लाख तो आपके पूरे हरियाणा में। आपके हरियाणा में सबसे कम आबादी पंचकुला की आते हैं जिनकी आबादी 5 लाख प्लस है, 6 के अराउंड है। तो उस हिसाब से तो आपके 22 नगर निगम बनने चाहिए। लेकिन ये कहने की बात है बस, रियलिटी क्या है, 10 लाख से आबादी जब ऊपर कूदती है ना तब राज्यपाल ध्यान देता है कि क्या यहाँ नगर निगम बनाने की जरूरत है, और वो तो सिर्फ एक फैक्टर है, ढेरों चीजें देख के तब कंसीडर किया जाता है। नगर पालिकाओं के चुनाव सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम, वही 6 महीने का टाइम, वही 5 साल का काम। ठीक है। बस ये मेयर वेयर 1 साल के लिए। नगर पालिकाओं के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तुम अपने गांव में सरपंच और पंचायत का चुनाव करते हो ना, यहाँ भी ये लोग चुनते हैं अपने लिए, शहर वाले। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड में बांटा गया। प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष है। जैसे आपके गांव का ऐसे शहर का कोई अंतर नहीं है, 5 वर्ष निर्धारित किया गया। यदि किसी कारणवश इसे भंग किया जाता है तो भंग किए जाने की तारीख के 3 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले संस्थाओं के गठन हेतु चुनाव प्रक्रिया पूरी की जानी आवश्यक है। तो लगभग में ये 6 महीने हैं, लेकिन शहरों में थोड़ा सा इसको, क्योंकि शहरों में ना काम बड़े लेवल का होता है, तो यहाँ कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी कर दें, तो 3 महीने के अंदर प्रोसेस को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि कोई यहाँ से हटता ही नहीं बनने के बाद। नगर पालिकाओं के काम क्या होंगे, जैसे गांव में थे, नगर पालिकाओं में होगा भाई जो हमारा वार्ड है, अब मान लीजिए एक वार्ड में आसपास की 10 गलियां आ गई,
ये इमेजिन कर लो शहर में, तो उन सारी गलियों में सीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, उन सारी गलियों में कूड़ा उठाने वाले आते हैं कि नहीं आते, उन सारी गलियों में सफाई होती है कि नहीं होती। अगर मान लीजिए कहीं पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा हो गए, तो उस वार्ड में गंदगी फैल गई ना। या मान लीजिए वहां कूड़ा उठाने वाले नहीं आते, गाड़ी नहीं आती, तो उस वार्ड के लोग जाके कहेंगे अपने उस आदमी को जिसको उन्होंने चुना है कि देखो जी हमने आपको चुना और आप हमारी बात को नगर निगम में रखो, यहाँ सफाई वाले नहीं आते, यहाँ की गलियों में झाड़ू नहीं लगती, यहाँ के कूड़े वाले नहीं आते। तो फिर जिसको आपने अपने वार्ड से बनाया है वो जाके आपकी बात नगर निगम में रखेगा, वहां से इसके ऊपर कार्यवाही होगी। ये ऐसे ही है जैसे आपने अपनी बात सरपंच के सामने रखी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 74वें अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में 18 विषय, देखो गांव में कितने थे, 29 ना, और शहर में 18 को शामिल किया गया, जिनमें अब खुद सोचो क्या होगा, नगरीय योजना, भाई प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, भूमि का उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ पार्क बनेगा, कहाँ गली बनेगी, भवनों का निर्माण। आपको पता है शहरों में जब घर बनता है तो इसका नक्शा भी पास कराना पड़ता है। गाँव में तो कोई भी नक्शा जैसे जिसका मन करे वो वैसा घर बना लो, लेकिन शहर में कायदे से हर घर का नक्शा पास होता है। आप बिना नक्शे के कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और अगर आप कर रहे हैं, आपने नक्शा पास नहीं कराया, तो तभी के तभी आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आएंगे, जैसे खबर मिलेगी, और सारे बने बनाए घर को गिरा जाएंगे। इसलिए आपको पहले नक्शा पास कराना पड़ता है। नक्शा पास कराना हर एक की जिम्मेदारी है। गांव में कोई नक्शे नहीं बनते, शहरों में नक्शे बनते हैं, ठीक है। तो भवनों का निर्माण, ये इसका काम है, देखना ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सड़कों और पुलों का निर्माण, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोग के लिए जल की व्यवस्था, जैसे गांव में भी देखी थी उन्होंने ये। नगरीय निर्धनता उन्मूलन, भाई क्या कुछ लाएं ताकि गरीबी हटे। पार्क बनाते हैं ये नगर निगम वाले, उद्यान बनाते हैं, खेत के मैदान की व्यवस्था, खेल होना चाहिए, खेल के मैदान की व्यवस्था। आपने देखा ना कितने सारे पार्क्स बन जाते हैं आसपास। अगर सरकार अच्छी हो ना, आसपास का आदमी थोड़ा ताकतवर हो, समझदार, अपने एरिया में पार्क बनवा लेगा, झूले लगवा लेगा, ओपन जिम लगवा लेगा। ये सब इन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि अपने एरिया के लोगों ने उसको भेजा है कि तू जाके बैठ, वहां से फिर कितनी सारी ग्रांट्स मिलती है, उनको अपने एरिया में यूज कर। तो जैसे गांव के लोग काम करते हैं, ऐसे ही अपने लिए काम करते हैं। नगरीय ये हो गया, पार्क, उद्यान, खेल के मैदान की व्यवस्था, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, ये सब काम होते हैं आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। इनके अंडर दफ्तर आते हैं, वो दफ्तर यही काम करते हैं। इनके अंडर पब्लिक हेल्थ सेंटर भी आते हैं, इनके अंडर स्कूल्स भी आ जाते हैं, जो छोटे लेवल पे 5वीं तक के पढ़ाते हैं। तो सारी एक तरह से बेसिक नीड्स जो है ना आपकी, उन सब से जुड़ा हुआ है आपका नगर पालिका का काम, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2019, अब ये हो गई पुरानी बात। मुझे नहीं लगता अब ये क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, क्योंकि अब इस बात को 1 साल प्लस हो गया, अक्टूबर की घटना है, 1 साल प्लस। हाँ, इतना पूछ सकते हैं आपका कौन सा मंत्री कौन सी सीट से था, उनको मैं जरूर याद कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं। या पूछ सकते हैं कौन सी सीट आरक्षित थी, पर अब ये नहीं पूछेंगे कि एक एक सीट का उठा के आपसे पूछो, वो तुक नहीं बनता अब। फिर भी बस मोटा मोटा देख लेते हैं। आप सब जानते हो लोकसभा चुनाव 2019 में 10 की 10 सीटें किसकी गई थी, बीजेपी की सारी सीटें। इनके 4-5 आदमी सेम रहे थे, पिछले टेन्योर वाले 4-5 रिपीट हुए थे। तो लोकसभा चुनाव, ये तो लोकसभा है ना, ये हमारे वाले नहीं बता रहे, ये 10 वाले नहीं है, पुराने बता रहे हैं जो देश के थे। देखो ये देश के, ये कोई नहीं पूछेगा अब, बीजेपी 303 कोई नहीं, पुरानी बात हो गई है, ठीक है। हरियाणा में पूछेंगे कौन से चरण में, 7 चरण थे ना, तो आपके छठे चरण में हुए थे, और हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। तो आपके यहाँ 10, चाहे वो रिजर्व थी 2, चाहे वो 8 जनरल थी, सारी की सारी भाजपा ले गई। हरियाणा के सांसद जो हैं, इनको भी पढ़ लेंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिमंडल में शामिल, ये मंत्रिमंडल ना थोड़ा सा जैसे अब ये अपनी ये सीट है एमएलए वाली, ये चेंज हुई ना बड़ौदा वाली, तो मैं इनको लास्ट में कराऊंगी। मंत्रियों वाला टॉपिक मैं अभी करा ही नहीं रही, मंत्रियों वाला टॉपिक अभी नहीं करते। नवीनतम मंत्रिमंडल, ये भी लास्ट में करेंगे, मंत्रिमंडल लास्ट में कराऊंगी। ये करंट के साथ जोड़ के पढ़ा दूंगी। विधानसभा के लोगों के बारे में बताया है, ये भी जिस दिन पढ़ाऊंगी ना, 17 कौन कौन सी सीटें हैं, कहाँ कहाँ की, तब पढ़ाऊंगी। 90 सीटें, बस ये कंप्लीट। तो अब इसमें से मैंने जानबूझ के आपका छुड़वा दिया है, वो करंट के साथ जोड़ के पढ़ा दूंगी। आपकी 90 सीटों में से 17 कहाँ की रिजर्व्ड नहीं है, किस किस की, और किस किस की कौन कौन सी सीट रिजर्व्ड है, जैसे सोनीपत में कौन सी है, यमुनानगर में कौन सी है, रोहतक में कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें से कि हमने 90% चीज़ें पूरी कर ली। जो मैं अब जो टॉपिक छूट रहे हैं ना, मुझे याद है मैंने गुड़गांव वाले भी एक टॉपिक छुड़वा रखा है, वो करा दूंगी, आप चिंता ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े टॉपिक मैंने टिक मार्क कर लिए जो हमने नहीं किए हैं। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं, फेमस पर्सनालिटीज।
हरियाणा जीके का टेस्ट जो है ना, वो तुम चाहो तो रोज दे सकते हो। तुम्हें जो ये पीडीएफ मिलती है ना, इसको पूरी खोल के देखो। इसके हर एक टॉपिक के पीछे 20 से 25 क्वेश्चन हैं। अब जो मैंने टॉपिक अभी पढ़ाया ना, देखो निकाल तो रखा था, ये टेस्ट था। ये टेस्ट इसीलिए है कि तुम इसको दो। देखो जरा, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देखो। हरियाणा विधानसभा के कितने नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। हरियाणा की पहली विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, पता होना चाहिए। संसद के निम्न सदन के लिए कितनी सदस्य संख्या, निम्न मतलब लोकसभा, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, एससी के लिए कितने आरक्षित हैं, लोकसभा क्षेत्र कौन सा एससी के लिए आरक्षित नहीं है, फिर कौन सी लोकसभा सीट जनरल वर्ग में आती है, पहला राज्यपाल कौन था, पहला राज्यपाल था कितने दिनों का कार्यकाल था उनका, राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, ये सब पढ़ा दिया तुम्हें। राज्यपाल हरचरण सिंह बराड़ का कार्यकाल कब से कब तक था, ये पंजाब के सीएम बने, तुम्हें बताया था मैंने। बाबू परमानंद किस पद पर थे, तो आपने टेबल पढ़ा है तो आपको पता होगा। नगर निगम की स्थापना, हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा, जिसने टेबल पढ़ा है उसको पता है कि इनमें से कौन सा नहीं रहा। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन पूछ लिया, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन पूछ लिया, मुख्यमंत्रियों को काल के अनुसार इसको लगाओ। तो ये सारी चीजें मैंने आपको करा रखी हैं। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया कितनी बार, तो ये हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, नगर पालिका के लिए कितनी जनसंख्या, मुख्यमंत्री नहीं रहा, 4 नाम दे दिए, कौन मुख्यमंत्री नहीं था, हाई कोर्ट कहाँ चलता है आपका, कितने नामकरण कब हुआ आपका, फौजदारी मामले की सुनवाई कहाँ होती है, ये पता रखें आपको, मोबाइल कोर्ट सबसे पहले, पर्यावरण न्यायालय कहाँ है, पारिवारिक न्यायालय स्थित नहीं है, उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, सर्वाधिक ग्राम पंचायत, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, पंचायत निदेशालय का प्रमुख कौन होता है, कार्यकाल पंचायती राज का, पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो ये सब आप लोग करो। ये टेस्ट ही तो है, और अलग से टेस्ट क्या बनाया जाए। ये सारे टॉपिक जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने जानबूझ के किताब लिखवाते टाइम ही डलवा दिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस। अब देखो अब कितने 35 क्वेश्चन हैं, फिर इनके नीचे आंसर्स भी दे रखे हैं। तो अगर 35 क्वेश्चन तुम एक टॉपिक पे बना के देख लोगे ना, तो वो टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी। अलग से क्वेश्चन डालने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे में मैंने क्वेश्चन पहले ही डलवा रखे हैं। ठीक है, चलिए आज अगला टॉपिक शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर पेपर आपका, अगर तो क्या पेपर तो आएगा ही आपका दिसंबर में। दिसंबर के पेपर में मैं ये सोच रही हूँ कि अगर पूरा सिलेबस तो खैर नहीं होना, वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन अगर हम मोटी मोटी चीज़ों में से निकल जाएं, जैसे पर्यटन स्थल आएंगे, ये पक्का है कि आएंगे, वो मैंने इसीलिए करा दिया। अब अपने आप थोड़ा सा पढ़ते चलो। अब ये पता है कि राज्यपाल और ये विधानसभा अध्यक्ष और अपने सीएम, इनके ऊपर क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, इसलिए ये करा दिया। ऐसे ही हमने देखा था जिलेवार परिचय में बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते थे, तो मैं ना कहीं कहीं से चुन चुन के इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक मोटी सी समझ हर चीज़ की पैदा हो जाए। अब कोई आपसे उद्योग धंधों के बारे में पूछे तो भी आपको पता हो, और कोई आपसे पूछे कि हरियाणा किस तरह से बना, क्या कुछ हुआ, किस तरह के मंडल, कैसी पुलिस कमिश्नरी, किस तरह का प्रशासन, तो वो भी आपको आता हो। हरियाणा के इतिहास में पर्यटन के बारे में हमने कई चीज़ें देख ली ना, पर्यटन भी तो इतिहास ही था। तो ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये हर बार टॉपिक उठते हैं। अगर स्टार्टिंग से शुरू करूँ ना, तो फिर हिस्ट्री सारी खत्म होगी और पेपर आ जाएगा। तो पेपर तक मैं चाह रही हूँ कि मेजर से हिस्से पढ़ा दूं ताकि कुछ चीज़ें आप अपने आप भी देख पाएं, फिर उसमें आपको समझ में आ जाएंगी वो चीज़ें। तो इसलिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर हर साल देखना, पेपर जब जब हुए प्रसिद्ध व्यक्तित्व का बनेगा, फेमस पर्सनैलिटीज़ का। तो हरियाणा में हर तरह की फेमस पर्सनालिटी हैं। आपके यहाँ राजनीति करने वाले बहुत फेमस हैं, किंग मेकर आपके राज्य में हुए। आपके यहाँ मूवीज़ की बात करें तो बहुत फेमस लोग हैं आपके यहाँ। गंगा जल में जिन्होंने एक्टिंग की, जो ये अपना चंद्रावल के 2nd सीक्वल बना रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ढेरों लोग हैं। फिल्म वाले खूब हैं, राजनीति वाले खूब हैं। आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज सेवा में बहुत काम किया। आपके यहाँ क्रांति को बढ़ावा देने वाले ढेर लोग हैं। आपके यहाँ गांधी जी की विचारधारा को बढ़ाने वाले ढेर लोग हैं। तो इस तरह से हर तरफ देखें तो पर्सनालिटीज मल्टी टैलेंटेड रहे हैं हरियाणा में, इसीलिए अलग अलग करके सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। कभी अखबार किसने निकाला ये पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं कि फला चीज़ की शाखा किसने बनाई, कभी किसी बड़े लीडर का नाम देके उसके 4 ऑप्शन रखेंगे कौन सा काम इन्होंने नहीं किया। तो ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। इतिहास से उठा के अगर देखें तो मध्यकाल में देख लो तो आपके हरियाणा में लोग थे कितने बेहतरीन। आप ये देख लो प्राचीन काल में देख लो तो हर्षवर्धन जैसे बड़े बड़े राजा। और अगर आप देखो जो
बाद का टाइम रहा जिसमें ये अंग्रेजों के खिलाफ हमने काम किया, तो 57 की क्रांति आपके यहाँ से स्टार्ट होने वाली थी। तो बहुत सारे इतिहास से जुड़ी ऐसी हस्तियाँ, बहुत सारी समाज सेवा से जुड़ी हस्तियाँ, बहुत सारे इस तरह के सीएम और एमएलए और एमपी आपके राज्य में हुए हैं जिन्होंने देश में या इस राज्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उन सबके बारे में क्वेश्चन बनना लाजमी है और हर बार बनता है, इसलिए हमें पढ़ के जाना चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, फेमस पर्सनैलिटीज, ये आपकी किताब में जो किताब वाले हैं सबसे लास्ट टॉपिक मिलेगा, है सबसे लास्ट लेकिन हर बार पेपर में आता है, तो इसलिए पढ़ेंगे, ठीक है। प्राचीन काल से ही हरियाणा प्रतिभाओं की महान भूमि रहा है। मैंने अभी कितनों के नाम लिए। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में, इतिहास में एक से एक धुरंधर आपके राज्य में जन्मे, राजनीति में एक से एक आदमी। अब जैसे हर्षवर्धन को हम हरियाणा का थोड़ी कहते हैं, हर्षवर्धन तो देश पढ़ता है, पूरे देश की बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। थे तो हमारे यहाँ के, थानेसर हमारा ही तो है, तो हमारे राजा को पूरा देश पढ़ रहा है। राजनीति की बात करें तो आपके राज्य में से एक आदमी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस थी कि उसको देश का पीएम वो बनाता था, किंग मेकर। ये बात कर रही हूँ मैं, जो ये खानदानी जिन लोगों ने बहुत अपने एक टाइम पर बाप दादाओं के टाइम में बहुत नाम कमाया, चौटाला परिवार की। तो देवीलाल जी को आप जानते हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। छोटी पोस्ट थोड़ी होती है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की बराबरी का होता है प्रधानमंत्री, जो पोस्ट ही नहीं और क्रिएट की गई और आपके राज्य का एक आदमी बैठा और 2 बार बैठा, तो इसका मतलब कुछ तो होगा राजनीति में। साहित्य की बात करें तो आपके यहाँ ढेरों लिखने वाले, चंद्र बरदाई जैसे, खुद हर्ष वर्धन जैसे, और न जाने कितने ही लेखकों ने, किसी ने सूफी में, किसी ने संत में, किसी ने जैनियों में, किसी ने बौद्ध में, दुनिया भर की किताबें यहाँ लिखी गई। रामायण और महाभारत के रचयिता खुद यहाँ थे, इसी इलाके में। नेक्स्ट है कला। तो कला में आप देख लीजिए, मैंने भी नाम लिया था। हीरो हीरोइनों में अगर बात करें तो आपके यहाँ एक से एक बढ़िया गायक जो कि बॉलीवुड तक नाम कमा के आए। आपके यहाँ लोकल बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कला को आगे बढ़ाया। फिर खेल की बात करें तो हरियाणा तो जाना ही अपने खिलाड़ियों के लिए जाता है। हरियाणा सरकार सबसे बड़ा मनी प्राइज देती है, 6 करोड़ रुपए। आपके देश में कोई सा राज्य नहीं देता, हम देते हैं 6 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ के लोग उस 6 करोड़ के लिए नहीं, वो देश की आन बान शान के लिए खेलते हैं। तो हमारे लिए वो मनी उतनी मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी इतना बड़ा अमाउंट रखा गया ताकि लोगों की आंख खुले कि देखो ये है वो मिट्टी जहां से खिलाड़ी निकलते हैं। और हमारे यहाँ कोई सुविधाएं थोड़ी हैं बहुत ज्यादा, भाई जैसी बाकियों की सुविधा वैसी हमारी। उन कम सुविधाओं में, मिनिमम रिसोर्सेज में ओलंपिक तक में प्रेजेंट कर देते हैं हम इंडिया को। और ये जो साक्षी मलिक है, ये देख लो, ओलंपिक में तो मेडल उठा के लाई थी 2016 में। तो ऐसे ढेर एग्जाम्पल आपके हरियाणा से हैं जिन लोगों ने कभी बीजिंग में नाम कमाया, कभी लंदन ओलंपिक में नाम कमाया, कभी ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ में, गोल्ड कोस्ट वाले में, कभी आपके कॉमनवेल्थ में। तो ये सब हरियाणा की माटी की देन है, ठीक है। तो एक से एक खिलाड़ी, एक से एक आपके कलाकार, एक से एक साहित्यकार, राजनीति में लोग और इतिहास में जाने जाने वाले लोग आपके राज्य के थे, इसलिए सबको पढ़ेंगे। आदि से अनेक महान विभूतियों का पदार्पण हुआ है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण, अब सारे हजारों लोग थोड़ी पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके ऊपर इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा गया। सबसे पहला नाम लिखा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, जैसे सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा हर्षवर्धन को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। आपके इतिहास में ये लगा लीजिए कि जिसको आप कहते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल। इतिहास के 3 काल है ना, प्राचीन काल। प्राचीन काल में आप क्या मोटा मोटा पढ़ते हैं, आप अपने आप को देखें अगर पढ़ने में, तो हड़प्पा से लेके और आप ये लगा लीजिए कि 8वीं शताब्दी, मतलब वर्धन के थोड़ा बाद तक का इतिहास आप पढ़ेंगे। जो वर्धन साम्राज्य था ना, इसके थोड़ा बाद तक का, क्योंकि इसके बाद शुरू हो जाता है मध्यकाल, जब हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण होने लगे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो पहला अटैकर था, जिसको आप कहते हैं कि पहला मुस्लिम आक्रमण जो हमारे ऊपर हुआ, वो था मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। तो इससे पिछला जो है सारा वो हड़प्पा है, ये प्राचीन है। और जो 18वीं शताब्दी तक चला, जिसमें कि आपकी ये मान लीजिए कि जब तक कि आपके ये अंग्रेज हावी नहीं हुए, तब तक आपका मध्यकाल था। मध्यकाल मेनली मुस्लिम जो इलाका था ना, मतलब मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, मुसलमान, इन लोगों ने राज किया भारत के ऊपर 1000 साल तक, लगभग पूरे 1000 साल। क्योंकि आप देख रहे हैं 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का काल दिल्ली सल्तनत के नाम से पहले चला, और फिर
मुगल बादशाहों के नाम से चला। ये सारी कम्युनिटी A to Z लगभग लोग मुस्लिम कम्युनिटी के थे और इन लोगों ने भारत पे 1000 साल जो है राज किया और उन्हीं की देन है आज जो ताजमहल खड़ा है, जो कुतुब मीनार खड़ा है, जो आगरा का किला है या जो आपका दिल्ली का लाल किला है, या ढेरों ऐसी चीजें। अब एक एक का नाम तो हम ले नहीं सकते ना, फतेहपुर सीकरी है, बुलंद दरवाजा और सिकंदर, बहुत सारे किले हैं। तो ये इस दौर की घटना है। फिर आपके यहाँ आता है आधुनिक काल, जिसमें कि आपके ये अंग्रेज और विदेशी हमारे ऊपर अटैक करने लग गए थे, लेकिन हावी हुए थे आधुनिक काल की शुरुआत में, जिसको आप मान सकते हैं जब औरंगजेब एक्सपायर हुआ ना, उसके बाद 1757 के बाद से आपके ऊपर लगातार पहले प्लासी, फिर बक्सर, फिर इस तरह कर करके मैसूर और मराठा और फिर ये सिख और फिर पूरा इंडिया अंग्रेजों के कब्जे में। तो ये 3 काल हैं आपकी हिस्ट्री में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप अगर देखते हैं तो क्रांति की बातें करेंगे, लाला जी की बात करेंगे, या अपना जो ये आर्य समाजी हैं इनकी बात करेंगे। मध्यकाल की बात करें तो हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा तो ऐसा नहीं हुआ कि जिसने बहुत टक्कर ली हो, लेकिन हाँ, हरियाणा के कुछ लोगों ने जरूर ये मुगलों की नाक में दम किया था। औरंगजेब के खजाने पर भी हम कभी कभी जो है अटैक कर दिया करते थे, मेवात के हमारे हरियाणा के लोग। और औरंगजेब के टाइम में ही फिर जैसे वो सतनामी विद्रोह हुआ, जाट राजाओं ने विद्रोह किया, मतलब कोशिशें हमेशा करते रहे। चाहे प्राचीन काल उठा लो, चाहे आधुनिक काल उठा लो, हम हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं थे। तीनों कालों में आपको अपने बारे में पता चलेगा। आज हम बात कर रहे हैं वर्धन की। जिस बड़े राजा का जिक्र हो रहा है ये है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आप जानते हैं कि इनकी फैमिली में एक लंबा इतिहास रहा है। ये तो लास्ट प्रतापी राजा है। इससे पहले इसके पिताजी, इसका भाई और उससे भी पहले इसके दादा परदादा, तो काफ़ी इनका पुराना एक पैठ बनी हुई थी। और इनके परिवार में एक आदमी था सबसे पहले, पुष्यभूति, जिसने अपना स्वतंत्र राज्य शुरू किया और इसीलिए इस वंश का एक नाम है पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति ही वर्धन वंश है, चाहे पुष्यभूति कह दें चाहे वर्धन कह दें, क्योंकि पुष्यभूति इसके दादा परदादाओं में पुराने टाइम में जो सबसे पहला आदमी था जिसने इंडिपेंडेंट होकर अपना चार्ज संभाला कि भाई मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी राजा वाजा के अंडर नहीं हूँ, उसने अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश का है या वर्धन साम्राज्य कहलाता है इसका, यह हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से पहले इनकी थोड़ी सी फैमिली को जान लेते हैं। इनके पिताजी हैं जिनका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, इनकी शादी हुई है एक महिला से जिसका नाम है यशोदा। वो नहीं पूछेंगे आप, इनसे मेन मतलब रखो। प्रभाकर वर्धन है, इनके 3 बच्चे हैं और ये तीनों प्रभावित करेंगे हर्षवर्धन को आपस में, इसलिए तीनों के बारे में बात करनी जरूरी है। इनका सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है राज्यवर्धन। और ये पहले हमारे यहाँ कल्चर था कि भाई पिता के बाद बड़े बेटे का हक होता था सारी प्रॉपर्टी पर। इनके बाद इनकी एक लड़की है राज्यश्री और फिर है हर्षवर्धन। तो ये 3 बच्चे हैं इन प्रभाकर वर्धन के। प्रभाकर वर्धन बढ़िया अपना राजपाट संभाल रहे हैं। ये जो आज आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा का इलाका है ना, इस इलाके में इनका राज था और इनकी राजधानी थी थानेसर, यानी आज वाला थानेसर, तो कुरुक्षेत्र के आसपास। तो अच्छा खासा कामकाज था। इनके पूर्वज भी काफ़ी ताकतवर थे। इनके पूर्वज में ही एक राज्यवर्धन था, वो राज्यवर्धन फर्स्ट कहलाता था। तो ऐसे करते 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 बढ़िया कामकाज प्रभाकर वर्धन तक आके जम गया, सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ बढ़िया था। प्रभाकर वर्धन की डेथ हो जाती है 605 में, 605 ईस्वी में। प्रभाकर वर्धन चल बसते हैं, इनकी पत्नी भी इनके साथ ही चली जाती है। तो अब अगली जिम्मेदारी आ गई घर के बड़े लड़के पर। तो बड़ा लड़का कौन है? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन 605 में अपने पिताजी की डेथ के बाद राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। भाई यही ट्रिक था कि ऐसे वो चला गया पिता तो बड़े बेटे की जिम्मेदारी। जब ये गद्दी पर बैठे तो ये इनका छोटा भाई 15 साल का था, महज 15 साल का। 15 साल का बच्चा इतना बड़ा तो नहीं होता ना कि भाई क्या करे, पूरा राजपाट संभाल लेगा। राज्यवर्धन जो है ना, इनके पिताजी ने मरने से पहले अपनी बेटी की शादी कर दी थी, राज्यश्री की शादी। अब ये हरियाणा के राजा है, ये मान लो हरियाणा के आसपास इनका काम है। हरियाणा के बिल्कुल साथ लगता है यूपी, तो यूपी में एक इलाका पड़ता है कन्नौज। कन्नौज में एक वंश था, बढ़िया खानदान था, मोखरी वंश। मोखरी वंश के राजा के बेटे के साथ इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। भाई ये भी खाते पीते परिवार के हरियाणा से, वो भी यूपी के खाते पीते परिवार के। तो हमारे यहाँ के जो हर्षवर्धन राजा आगे जाके बने, उनके पिताजी ने अपनी बेटी राज्यश्री की शादी यूपी के कन्नौज के मोखरी वंश के राजा से कर दी।
उसकी शादी हो गई। अब वो शादी हो गई तो भाई अपने यूपी की साइड चली गई। वो जो वो राजा हैं उनका इलाका है कन्नौज। आज भी कन्नौज एज इट इज़ है, जैसे आपका थानेसर है ना, ऐसे का ऐसा कन्नौज है यूपी में। तो राजश्री की शादी हो गई तो ये चली गई। अब सोचो इन तीनों में से ये तो चली गई, अब ये पिताजी चल बसे, माँ चली गई, ये राजा बन गया। छोटा भाई ठीक है भाई, बड़े भाई के अंडर रह के अपना काम सीखेगा। 1 साल हुआ था बस इसको राजा बने, साल भी पूरा नहीं बीता। राज्यश्री के पति जो कन्नौज के राजा थे, कन्नौज पर ना सबकी नज़र थी। कन्नौज एक बहुत उपजाऊ इलाका, क्योंकि यूपी आप जानते हैं खूब उपजाऊ था, तो यूपी पे सबकी नज़र रहती थी कि मेरा राजपाट हो जाए, मेरा राजपाट हो जाए। तो कन्नौज का जो इलाका था, गृहवर्मा इसका पति है, कन्नौज का राजा, कन्नौज पे नज़र है। नीचे के इलाके में मालवा का इलाका है, मतलब आज का एमपी मान लीजिए, एमपी यूपी, तो ये इकट्ठे ही तो सीमा थी इनकी। तो मालवा के छोटे से राजा की नज़र है कन्नौज के राजा की प्रॉपर्टी पर कि कैसे ना कैसे मैं इसका मर्डर कर दूं, ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। भाई यहाँ से खूब टैक्स आता है क्योंकि बहुत बढ़िया इलाका है। इसने बंगाल के राजा के साथ बातचीत की, बंगाल की तरफ था शशांक राजा, इसके साथ बातचीत की, साठगांठ की, एक घटिया प्लान बनाया इन्होंने, षड्यंत्र बनाया। और षड्यंत्र में क्या किया कि हम कैसे ना कैसे करके इस कन्नौज के आदमी को अगर मार देते हैं तो फिर ये पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन कन्नौज वाले की रिश्तेदारी किसके साथ है? प्रभाकर वर्धन के बच्चों के साथ, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की बेटी इसकी पत्नी है। तो अगर भाई किसी के जीजा को मारेंगे तो वो तो जाके खड़े होंगे ना, वो अपनी बहन के हक के लिए लड़ेंगे। तो क्या हुआ, इन दोनों ने प्लानिंग की और इसका मर्डर कर दिया, कन्नौज के राजा का। इस बात से जैसे ही ये खबर गई तो थानेसर में जो ये राज्यवर्धन है ये भड़क गया कि अच्छा ऐसे कैसे मेरी जो बहन है उसके पति को मार डाला। और ये अपनी सेना लेके उसको खत्म करने के लिए गुस्से में, भाई हर किसी को गुस्सा आएगा, तो वो गुस्से में चल पड़ा कि मैं उनको देखूंगा जिसने मेरी बहन के पति को मारा है। तो कन्नौज जो है इसके राजा की डेथ के बाद राज्यवर्धन, अभी राजा बने 1 साल हुआ, 605 में बना है, 606 की घटना है ये, वो चल पड़ा अपने दल बल के साथ, पहुंचा। और पहुंचने के बाद बहुत चालाकी से बंगाल का जो राजा था ना ये शशांक, इसने उसका मर्डर कर दिया। यानी देखो, एक तीर से 2 निशाने, कितने चालाक है ना। ये हरियाणा वाले राजा को भी मार देंगे, उसका भाई तो अभी 15-16 साल का है, यूपी वाले राजा को भी मार देंगे, तो कितनी बड़ी उपजाऊ जमीन खाली हो गई जिस पे कौन हक जमा सकता है? बंगाल वाला और मालवा वाला। ये दोनों महा चालाक आदमी हैं, ये दोनों, बंगाल और मालवा। ठीक है, तो इन्होंने पहले किसको मारा? कन्नौज के राजा को। कन्नौज के राजा की मौत का बदला ले लें, जैसे ही थानेसर का राजा यहाँ आया, इसको प्लान करके इसको भी मार दिया। तो अब ये भी मर गया। इस बात का जैसे ही पता चला उस 16 साल के राजकुमार को, जिसका नाम क्या है? हर्षवर्धन, वो गुस्से से भर गया। और उसको जैसे खबर मिली कि भाई तेरे भाई को ऐसे चालाकी से षड्यंत्र में फंसा के और मरवा दिया, तो वो बहुत गुस्से में आया। और गुस्से में उसका कई लोगों ने साथ दिया, असम के राजा भी कहते हैं उसका साथ देने आए थे। और गुस्से से भर के जब वो आया तो उसने फिर मालवा और बंगाल को बढ़िया तरीके से ठीक लाइन पर लगा दिया। और ये क्लियर हो गया सबको कि अब ये बहुत लंबा जो है टिकने वाला लड़का है। क्योंकि सोचो इन्होंने कैसी कैसी प्लानिंग की, इन्होंने यूपी का राजा मारा, इन्होंने इसके बड़े भाई का मर्डर किया ताकि हम यूपी और हरियाणा के इस उपजाऊ भूमि के राजा बन जाएं। लेकिन वो 16 साल का लड़का दम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा था और जिसको ये पता था कि अगर मेरे भाई का मर्डर कर सकते हैं और गृहवर्मा की हत्या कर सकते हैं तो मुझे भी मार सकते हैं, लेकिन वो इतने जोश में था और इतने गुस्से में था कि उसने आके इन दोनों को सीधा कर दिया। और फाइनली जाके ये क्लियर हो गया कि हर्षवर्धन कोई कच्ची गोलियां खेलने वाला आदमी नहीं है और ये लंबी पारी खेलने आएगा। तो हर्षवर्धन 606 में अपनी राजगद्दी को संभालता है। और फिर इसकी जो बहन थी ना, जो गृहवर्मा की पत्नी थी, वो जैसे एक ये बेइज्जती मानी जाती थी कि भाई इस तरह से मार डाला तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तो कहते हैं कि वो वहां से चली गई सब छोड़ छाड़ के और कहीं महाराष्ट्र साइड में जंगलों में जा रही थी सती होने के लिए। जैसे ही हर्षवर्धन को पता चला, इसको गुप्तचरों से सूचना मिली, तो इसने फिर अपनी सिस्टर को बचाया और अपनी सिस्टर को लाके कहा कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, जैसी तेरी इज्जत पहले थी ना अब भी वैसी ही है। और अपनी बहन को कहा कि मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि तेरे पति का जो इलाका है ना ये तेरा सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बदल दी थी। पहले इन लोगों की राजधानी थी थानेसर, लेकिन अब इसके
क्योंकि इसकी बहन के हस्बैंड को मार डाला गया, तो वो जो प्रॉपर्टी है खाली थोड़ी छोड़ी जाएगी। तो इसलिए ये अपनी राजधानी उठा के कहाँ ले गया, कन्नौज। यही कारण है कि हर्षवर्धन की 2 राजधानी है। पहली राजधानी हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र का थानेसर और दूसरी राजधानी यूपी का कन्नौज। ये है हर्षवर्धन की कहानी। यानी हर्षवर्धन 606 में आपके यहाँ एक छोटे से पहले एक जिसकी इच्छा भी नहीं थी शायद राजपाट संभालने की, वो थानेसर से उठ के गुस्से में, और कैसे कैसे उसने, देखो ये मान लो थानेसर, ये मान लो कन्नौज, यहाँ मालवा, ये बंगाल। कहाँ का एक छोटा सा लड़का जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं इतना बड़ा राजा बनूंगा, क्योंकि अभी पिताजी 1 साल पहले पिताजी थे 605, तो किसी को क्या चिंता, जब तक बाप सिर पे होता है तब तक चिंता थोड़ी होती है। 606 में चलो पिताजी चले गए, कोई बात नहीं, बड़ा भाई बैठा है, मुझे क्या चिंता। 606 में वो भाई 5 में तो बना था वो, और 6 में उसका भी मर्डर हो गया। अब एकदम से सोचो 1 साल में कैसे लाइफ बदली। कहाँ तो बिल्कुल फ्री होके बैठा था 15-16 साल में, कहाँ 1 साल के अंदर पिता भी गए और भाई भी गए और अकेला पड़ गया। अब बहन की भी रक्षा करनी है और अपने परिवार को भी संभालना है। तभी कहते हैं देखो राजा महाराजाओं की भी परीक्षा होती थी। ये दिक्कतें सिर्फ आपके और मेरे ऊपर नहीं आती, ये दिक्कतें भगवानों ने भी झेली हैं, राजाओं ने भी झेली हैं। श्री राम ने दिक्कत देखी, जो पांडव थे इन्होंने दिक्कत देखी, तो अब देख लो हर्षवर्धन की दिक्कत सुन के आप सोच लो कि ऐसा किसी के ऊपर आ जाए समय तो आदमी कितना डर जाएगा। भाई एकदम से फ्री और अचानक से पता चला कि 1 साल में सब कुछ खत्म। लेकिन ये उस टाइम पे टूटा नहीं, इसने उस बेइज्जती का बदला भी लिया और अपने आप को इतना प्रूफ करके दिखाया कि शायद हो सकता है राज्यवर्धन बैठा रहता तो वो इतना प्रतापी राजा ना बनता। क्यों? क्योंकि तब जरूरत ना पड़ती, अब जरूरत थी तो इसने प्रूफ किया कि ये बहुत लायक लड़का है। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया बता रहे हैं, चलो कोई नहीं, बस लास्ट आ गया ये। तो क्या हमने देखा कि ये छोटा सा यहाँ पहले प्रॉपर्टी जिनकी थी, अब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा बढ़ा के, क्योंकि अब ताकत आती चली गई, ये सब अपने अंडर ले लिया। इसलिए कहलाता है ये उत्तर भारत का राजा। पहले तो सिर्फ ये थानेसर तक थे, अब ये उत्तर भारत में बन गए। और ये काफ़ी समझदार आदमी था, काफ़ी समझदार लड़का। इसने साहित्य में भी काम किया। जो लिख सकता है ना, इसका मतलब वो लायक है। लिखने का मतलब क ख ग नहीं, लिखने का मतलब कुछ अच्छा लिखना। इसने लिटरेचर में काम किया और इसने 3 किताबें लिखी, फेमस हैं। एक का नाम है नागानंद, नागानंद, दूसरी है रत्नावली, और एक है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ठीक है, ये तुम भूल जाओगे। हर्षचरित इसने नहीं लिखी, इसकी किताबों का नाम देख लो, नागानंद। इसको याद कैसे करोगे? हम किसकी बातें कर रहे हैं? ये हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन एक प्रतापी राजा है। इसको ध्यान से सुनना, इसको नाग और रत्न, क्योंकि राजा है ना तो रत्नों का शौकीन है, ये प्रिय थे। तो नागानंद, नाग और रत्नावली, रत्न किसको प्रिय थे? प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन की 3 किताबें हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। लेकिन इतनी सारी जानकारी जो हमें मिली वो इनसे नहीं मिली, हमें वो जानकारी मिलती है हर्षचरित से। ये किताब है हर्षचरित। ठीक है, ये किसने लिखी? ये इसके एक दरबारी कवि ने लिखी जिसका नाम था बाणभट्ट। तो बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन की पूरी फैमिली की जो कहानी है ना, जो मैंने आपको सुनाई है, ये सब इसी में लिखी है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में। इसके पिता ऐसे एक्सपायर हुए, फिर इसके भाई ने ऐसे किया, फिर ये सारी कहानियाँ इसके पूरे वंश की, इनफैक्ट पुष्यभूति से लेकर और यहाँ तक की सारी कहानी लिखी है। और इस किताब में 8 चैप्टर दिए गए हैं, जिनमें से स्टार्टिंग के 3 चैप्टर इसके पूर्वजों के हैं, इसके बाप दादा परदादा कैसे थे, कहाँ थे, क्या प्रॉपर्टी, सब कुछ लिखा है। फिर अगले 5 चैप्टर्स में इसकी विजय गाथाओं का वर्णन है। जब किताब लिखी जाती है तो अपनी हमेशा बड़ाई की जाती है, अपनी किताब लिख रहे हैं ना, लेकिन ऐसा भी हुआ था कि ये यहाँ से जब नीचे की तरफ चले थे ना, तब एक ये युद्ध हारे थे, उसके बारे में ये नहीं बताएंगे, उसके बारे में वो बताएगा जो युद्ध जीता था। कल आगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। कल हो सकता है मेरी ये क्लास ना हो, कल ऐसा पॉसिबल है कि मेरी क्लास ना हो। अगर कल क्लास नहीं होती है तो ऐसा नहीं कि 1000 फ़ोन घुमा देने हैं, हो सकता है कल मेरी क्लास ना हो। अगर मेरी क्लास नहीं होगी तो फिर मैं इसको देखूंगी, परसों दिन में मैनेज करके ले लूँगी। ठीक है, अगर कल नहीं हुई तो परसों दिन में मैं मैनेज करूँगी, टाइम निकालूंगी कहीं से और वहाँ क्लास करा दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।